बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो थोड़ा-सा क्या कहते हैं, हमारा चैप्टर 1 हमने तकरीबन ख़त्म कर लिया था, सारा ही ख़त्म हो गया था नोट्स में से तकरीबन। तो आज हमने ना 2-3 चीज़ें देखनी है। सबसे पहले क्वेश्चन कैसे आ सकता है? नई बुक के अंदर बेहतरीन किस्म की एग्ज़ाम्पल करके बनाई हुई हैं, जिस बेस के ऊपर इस बार जिस पैटर्न पे पेपर था, एक चीज़। दूसरे नंबर पे हमने क्वेश्चन को इस पैटर्न पे नहीं देखना सिर्फ़ कि भाई हम क्वेश्चन कर रहे हैं और इसका आंसर कैसे करना है। ठीक है? एक चीज आप ज़हन में रखें, आई कैप की स्पेशल वर्डिंग है, स्पेसिफिक वर्डिंग है कि भैया सिलेबस का जो पार्ट होता है उसके अंदर क्या कुछ इंक्लूड है। वो कहते हैं स्टडी टेक्स्ट के अंदर जो कुछ भी मौजूद है, इची बिची मौजूद है, एवरीथिंग जो है वो सिलेबस का पार्ट है। बात ज़हन में आ गई। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि भैया जी क्वेश्चन जो थ्योरी है उसमें से क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम्पल्स हैं उसमें से आ सकता है, एक्सप्लेनेशंस हैं उसमें से भी आ सकता है, किसी चीज में से क्वेश्चन बन सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन में कहाँ पे थोड़ा सा फर्क मौजूद है। एक चीज कि भाई वो एग्जाम्पल के अंदर चीज मौजूद है लेकिन बुक के अंदर इस तरह मौजूद ही नहीं है वो चीज, एक चीज। दूसरे नंबर पे हम ये देखेंगे कि भैया आंसर ड्राफ्ट कैसे करना है। तीसरे नंबर पे हम ये चीज देखेंगे कि क्वेश्चन बनता कैसे है, कौन कौन सी वो वर्डिंग यूज करता है नॉर्मली। तो मेरे ख्याल में मैं कह रहा था कि आयशा आ जाती तो बेहतर था, आज के लेक्चर मिस ना ही करती। सर छोड़े इसको, उसने नहीं आना, मुझे लग रहा है उसने नहीं आना। वो आदत से मजबूर हैं, बैक बेंचर की तरह उन्होंने जी बात सर। टाइम। सर वो हमेशा क्लास में भी लेट होती है और यहाँ पे भी ऐसी इसका हाल है। अच्छा चलें चलें चलें, होते हैं ऐसे जीनियस बच्चे भी होते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले आज हम खोलते हैं स्टडी टेक्स्ट और उसको देखना शुरू करते हैं कि भैया हमें क्या चीज़ नहीं मिलती है। एग्जाम्पल हम शुरू से स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज, ताकि हमें पता चले कि हमने कुछ याद भी किया है कि नहीं किया। थ्योरी यहाँ तक सारा कुछ सेम है, ये आप देख सकते हैं कि मैंने यहीं से ही बुक को ही मैंने वो शॉर्ट किया है। कहीं से कोई अपनी रॉकेट साइंस नहीं लड़ाई और ना ही मैं इतना जीनियस हूँ कि भैया ये काम मैं कर सकूँ। तो ऑफ कोर्स बुक ही हमारा मेन सिलेबस रहा है। अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन हो कि हमने बुक छोड़ दी है, तो वो हमने नहीं छोड़ी। ये सारी चीज़ें आप अगर बुक से टैली करेंगे तो मिल जाएंगी। आगे चलते हैं आगे चलते हैं आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, वो कहता है भैया जी ब्रीफली डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ मॉनिटरिंग मेंटोरिंग। तो पहले मुझे थोड़ा बताया मेंटोरिंग थी क्या, ऐसे ही एक दो वर्डिंग में क्या था वो। सर होल इंडिविजुअल को बिल्कुल ठीक है, इंडिविजुअल को ट्रेन डेवलप करने करने के के लिए, लिए। बिल्कुल इंडिविजुअल को डेवलप जी करने के सर। लिए मैनेजमेंट जो है वो सेशन कराती है या ट्रेनिंग कराती है या टेक्निक अडॉप्ट करती है, उसको मेंटोरिंग कहते हैं। अच्छा, एक चीज जी सर। और जहन में रखनी है, ये वो चीजें हैं जो मैं एक स्पेशल मतलब इस तरह की क्लास करके स्टूडेंट्स को बताता होता हूँ और वो ऑफ कोर्स एग्जाम के करीब होता है या इस तरह होता है। तो आपको मैं शुरू में बता रहा हूँ कि हमेशा आपने क्वेश्चन की वर्डिंग पे फोकस करना है। क्वेश्चन की वर्डिंग में देखना है कि उसने पूछा क्या है एक्चुअली। अगर वो कहीं पे डिस्क्राइब कह रहा है, इसका मीनिंग डिफरेंट है। कहीं पे नरेट कह रहा है, इसका मीनिंग डिफरेंट है। कहीं पे एक्सप्लेन कह रहा है, इसका मीनिंग डिफरेंट है। कहीं पे स्टेट कह रहा है, इसका मीनिंग डिफरेंट है। तो आपको इन मीनिंग का पता होना चाहिए। कहीं पे वो डिस्कस कहता है, कहीं पे कहेगा डिस्कस ब्रीफली। तो ये वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्वेश्चन पेपर के अंदर। हम तो कहते हैं ना कि भैया हमें रिक्वायरमेंट समझ आ गई है, बस अब हमने अनिपा देनी है। जिस तरह रट्टेबाज स्टूडेंट होते हैं, बैठे होते हैं, यार तुम मुझे पहला लफ्ज बता दे बाकी खैर है। तो यहाँ पे मुझे याद आता है, मेरा एक कज़न था, है, अल्लाह ताला उसको लंबी उम्र दे, मेरे पास आया लाहौर में। उसका एग्ज़ाम था कहीं पुलिस के अंदर कोई, तो उसका टेस्ट वगैरह होते हैं पुलिस वगैरह के अंदर जब भर्तियाँ होती हैं, तो वो भाई दे के आया। तो मास्टर किया उसने, तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई बता क्या किया है। कहता यार बस छोड़ दे, लिख के आया हूँ कोई 5-7 पेज का ऐसे जो था ना वो मैं लिख के आया हूँ। ऐसे था कोई उसका, पता नहीं किस चीज़ के ऊपर था, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर या आईटी का मॉडर्न टाइम में कोई उसका रोल है इसके ऊपर। अच्छा भाई साहब, बड़ी भाई कुछ नहीं है, बस ये करके आया वो करके आया। कमरे में पहुंचे रूम में, तो मुझसे आके पूछता है यार ये वर्ड है HUGE, ये हक गए। मैंने कहा क्या मतलब। कहता ये वर्ड है क्या। वो उसकी क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट में ये वर्ड था, मतलब क्या कहते हैं ह्यूज इम्पैक्ट ऑफ आईटी ऑन मॉडर्न टाइम, या इस तरह का कोई था।
अब वो मुझे कहता है कि ये हक गया ना मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे पता चल गया जो तू अन्नी पा के आया है। तो ये हमारे हालात होते हैं जब हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ते हैं। हमें लगता है कि जी हमें पता चल गया कि ये कौन सी थ्योरी से आया है या कौन से टॉपिक से आया है, तो हमने भैया अब इसकी ऐसी तैसी फेर देनी है, गोल्ड मेडल जो आई कैप वाले लेके हमें ढूंढ रहे होंगे, ठीक है, और वो ढूंढ ही रहे होते हैं। आपका पेपर देखे कभी उनके हत्थे लगी ना, बस जिस तरह का आपका पेपर होता है, एग्जामिनर जो होता है बेचारा वो खुद भूल जाता है कि मैं पेपर किस चीज़ का था। तो अच्छा, ये चीज़ें आपने सबसे पहले जहन में रखनी है, जहाँ पे डिस्क्राइब आए, नरेट आए, एक्सप्लेन आए। अच्छा, दूसरी चीज़, मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है उसके अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बल्कि काफ़ी सारा हो सकता है। बेसिकली मैं जट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो भैया हम पूरे ही जट हैं, तो अंग्रेज़ है नहीं, कोई वास्को ड गामा हमारा रिश्तेदार वगैरह नहीं था जो हम कहें कि भैया हमारी प्रोनाउंसिएशन जो है वो परफेक्ट होगी। तो अक्सर टंग ट्विस्टर भी होता है, बहुत कुछ होता है, तो उसको आप ऐसे इग्नोर कीजिएगा जिस तरह घर वाले आपको घर के डिसीजन में इग्नोर करते हैं कि रात को क्या पकाना है। ठीक हो गया, आपको बस कहा जाता है कि आप पकाएं और आपने पकाना होता है। मूव करते हैं, इन वर्डिंग्स का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बताऊं कि जहां पे वर्ड एक्सप्लेन होगा या जहां पे वर्ड सिंपल डिस्कस होगा, तो इससे मुराद है कि बेटा जी केस स्टडी आ गया आपके ऊपर। तो क्वेश्चन पढ़ते हुए हमेशा हमें यह भी देखना है कि हर चीज जो स्टोरी की फॉर्म में लिखी है वो केस स्टडी नहीं होती। एक स्टोरी लिखता है और उसके बाद कहता है कि जी रेट द 14 प्रिंसिपल ऑफ अ गुड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल उठाएं, उसको क्या कहते हैं रिलेट करते रहें, लिंक करते रहें और ये वो ब्ला ब्ला, नहीं, आपने सिंपल पॉइंट्स की फॉर्म में प्रोड्यूस कर देना। हाँ, अगर बात वो करता है डिस्कस या एक्सप्लेन, तो फिर आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि भैया अब मसला गड़बड़ है, यहाँ पे आपको अब पॉइंट्स नहीं चलेंगे। तब आपको थोड़ा सा आपका अपना जीनियसपन जो है वो यूज करना पड़ेगा, कॉमन सेंस यूज करनी पड़ेगी और चीजों को मोल्ड करना पड़ेगा। तो बीएमबीएस के अंदर मैं बात करूं तो जो क्वेश्चंस होते हैं तकरीबन 10 से 15 नंबर का ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको हम कहते हैं कि परफेक्ट केस स्टडी है, और उसके अंदर जो आंसर होता है वो काफी सारी चीजों को मिला के आता है। एक मिनट, अजान हो जाए। अल्लाह अल्लाह अशहदु अल्ला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह। ला हौला वला कुव्वता ला हौला वला ला हौला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अच्छा बेटा जी, आवाज आ रही है? जी सर। ओके, तो मैं ये बता रहा था कि ये 10 से 15 का नंबर का क्वेश्चन होता है जिसके साथ स्पेसिफिकली एक्सप्लेन लिखा होता है, और ये काफ़ी लंबी चौड़ी वर्डिंग में होता है, और नॉर्मली ये पहला क्वेश्चन होता है। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको 4-5 चीज़ों को यूज़ करना पड़ता है, बुक को, अपने कंसेप्ट को, वर्डिंग को जो आपकी वोकेबलरी या लैंग्वेज है, कॉमन सेंस, और उसके बाद तुक्के। ठीक है ना मुसलमानों, तुक्के लगाओ। तो ये आपको यूज करनी होती हैं ये क्वेश्चन ड्राफ्ट करने के लिए। इसका आंसर ये सिर्फ जो होते हैं एक्सेप्शनल या एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स के लिए एक क्वेश्चन होता है। ठीक हो गया।
इस तरह का क्वेश्चन जब वर्ड एक्सप्लेन आ जाता है तो आपको पता लग जाना चाहिए कि अगर उसका वेटेज 8 नंबर से ज्यादा है तो भैया एक परफेक्ट केस स्टडी आपके सामने आ चुका है। उसको आंसर करने के लिए ये सारी चीजें आपको मिला के करनी पड़ेगी। साथ में जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करेगी इसके साथ वो है आपकी प्रेजेंटेशन। बेटा कैफ लेवल पे वो कोई आपसे इतना बड़ा जीनियस बनने को नहीं कहता, वो आपसे कोई बुक्स नहीं लिखवाना चाह रहा होता, वो आपको इसलिए लिखी लिखाई बुक दे देते हैं। हाँ, एडवांस लेवल पे कोई जो बुक्स हैं वो कंप्लीट सिलेबस को कवर नहीं करती, उसकी वजह यह है कि वो लेवल पे वो आपसे खुद कुछ डिमांड करता है। अब आप कैसे फैप या एमएस लेवल पे जाएंगे तो वहां पे काफी सारी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं ताकि कुछ ना कुछ हमें आता हो। लेकिन आपकी जो कैफ लेवल है इसके अंदर तमाम सिलेबस डिफाइंड है और बुक के अंदर से क्वेश्चन आना है, तो लिहाजा आपसे बिल्कुल वो नहीं कर रहा होता कि आप कोई एक्सेप्शनल या एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज प्रोड्यूस करें। हाँ, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या वो लॉजिकली कनेक्टेड है सारा कुछ, या कहीं आप डड्डू बने हुए हैं कि एक हेडिंग में आप कुछ बता रहे हैं, दूसरे हेडिंग में आप कुछ बता रहे हैं, आपको खुद नहीं पता कि आप कैसे रिलेट करें। मेरे साथ होता था जब मैं अकाउंटिंग का पेपर देने गया तो अच्छी खासी अटेम्प्ट बची मुझे FAR 2 में। रीजन ये थी कि कंसेप्ट मेरे बहुत ज्यादा क्लियर थे, मतलब मेरे स्टूडेंट जो थे वो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गए थे। मेरा पंगा ये था कि मैं जाके जनाब जी सारा खलारा डाल देता होता था 8-10 शीट्स के ऊपर, उसके बाद मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं इनको कंसाइज कैसे करूं, इनको मैंने प्रोड्यूस कैसे करना है या इसको मैंने फॉर्मेट में कैसे लेके जाना है। जितना अरसा मैं इस चीज के ऊपर रहा मैं फेल होता रहा। एट द एंड मैंने पता है क्या किया था लास्ट अटेम्प्ट में, कि सिर्फ फॉर्मेट याद करके गया था। वहां पे जाके फॉर्मेट बनाए थे, जो फिगर आती थी मैंने डाल दी, बाकी रह गया, छोड़ दी। कहीं पे रिकंसाइल नहीं किया, कुछ नहीं किया, कोई साइंस नहीं लगाई, ज्यादा जीनियस बनने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। और मैं 90% श्योर था कि भैया फिर आया वापस, लेकिन निकल गया। तो ये चीजें कुछ होती हैं जो आपको सीनियर्स के तजर्बे से सीखनी चाहिए। बाकी वैसे हम ओवरऑल एक ढीठ कौम है, जब तक हमारे ऊपर ना बीते हम नहीं समझते। अच्छा, एक्सप्लेन में जब कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो तब वो केस स्टडी होगा, तब उसमें आपने बुक की वर्डिंग भी यूज करनी है, अपनी जनरल वर्डिंग भी यूज करनी है, और आपको पैराग्राफ की फॉर्म में भी लिखना पड़ सकता है, और मस्ट है कि आपने एग्जाम्पल इंक्लूड करनी है। अगर क्वेश्चन डिस्कस आ जाता है तो तब भैया आपने एग्जाम्पल इंक्लूड नहीं करनी, बाकी सारा एक्सप्लेन ही करना है। मतलब आपने हर वर्डिंग को, हर लाइन को आपने एक्सप्लेन करना है, उसको खोल के उसको बताना है, लेकिन एग्जाम्पल के अलावा। डिस्कस से ये मुराद है। डिस्कस ब्रीफली जब आ जाता है तो बेटा आपने हर लाइन को अलहदा से नहीं एक्सप्लेन करना, पूरे पैराग्राफ को, पूरे क्वेश्चन को, पूरे केस सिनेरियो को आपने 4 से 5 लाइन में डिस्क्राइब करना है, दैट्स इट। अगर वर्ड आ जाता है नरेट तो आपने कोई एग्जांपल नहीं देनी, कोई साइंसदानी नहीं दिखानी, कुछ भी नहीं करना, आपने एज इट इज वही चीजें प्रोड्यूस करनी है। अगर वर्ड नरेट या स्टेटस आ गया है तो आपने पॉइंट्स की फॉर्म में आंसर देना है, अपनी वर्डिंग का कम से कम इस्तेमाल कीजिएगा। तो लिहाजा ये वो बातें हैं, ये वो टेक्निकल चीजें हैं जो एग्जाम के करीब बच्चों को मैं एक सेशन रख के बताता हूं, ताकि कम से कम वो जाते जाते उनके जहन में मौजूद हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोबारा एग्जाम के करीब बताना पड़ेगा, आप भूल ही जाएंगे ये बातें। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? जी सर। चलें, कोई अच्छी बातें पता चली, कोई गलतियां जो आप करते हो आज आपको समझ आई हो? जी सर। ओके, अभी तो बहुत समझ आनी है आपको रिजल्ट के करीब जाते जाते आपके हाथ पैर फूलना शुरू हो जाएंगे, पता नहीं हम करते क्या रहे हैं। आगे चलते हैं। जी सर। अब क्वेश्चन जब आपने पढ़ना है बेटा तो पहली बात तो ये है कि आपने हर लाइन को हाईलाइट करना है, हर लाइन के अंदर से आपने चीजें देखनी है कि एक क्वेश्चन के अंदर जरूरी नहीं कि एक रिक्वायरमेंट हो, एक क्वेश्चन के अंदर 2-3 रिक्वायरमेंट हो सकती है, और हर रिक्वायरमेंट की अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। मतलब एक रिक्वायरमेंट वो जस्ट कहेगा स्टेट कर दो, एक को कहेगा डिस्क्राइब कर दो, एक को कहेगा एक्सप्लेन कर दो। तो अब ये आपको समझना है। अच्छा, वो कहता है कि ब्रीफली डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ मॉनिटरिंग। सबसे पहले ये पहली रिक्वायरमेंट है हमारे पास जिसमें हमने इसका कंसेप्ट डिस्कस करना है मॉनिटरिंग का। यहां तक ये आपका एक फुल फ्लेज अलहदा से क्वेश्चन है, ये चीज आपने अलहदा से लिखनी है। तो पहला पॉइंट जिस तरह है उसका आंसर भी पहले आना चाहिए। सिंपल आप मॉनिटरिंग लिखें और उसको बताएं कि मॉनिटरिंग इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल, मेंटर एंड मेंटी, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोफेशनल एंड पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ मेंटी। इसमें मुझे बताएं कि कहीं पे आपको एग्जांपल नजर आ रही है? नो सर। हाँ जी, ये मैं समझा रहा था आपको डिस्कस के प्रोस्पेक्टिव में। हाँ, मॉनिटरिंग इज रिलेशनशिप बिटवीन टू, मेंटोरिंग बिटवीन टू पीपल, ये आप लिख सकते हैं कि एज अ होल फॉर द इंडिविजुअल डेवलपमेंट होता है। ये जस्ट डिस्कस है, आपने उस चीज को बताना है। दैट इज, ये वर्ड जो आया है ये नरेट में नहीं आता,
नरेट में आपने पॉइंट प्रोड्यूस करने होते हैं। तो लिहाजा डिस्कस के अंदर आपने चीज को किसी हद तक कंसाइज करके बताना होता है विदाउट एग्जांपल्स। ठीक हो गया, आगे चलते हैं, अगली रिक्वायरमेंट देखते हैं। अ मैनेजर आल्सो प्लेज द रोल ऑफ मेंटर फॉर हिज स्टेप। डिस्कस what steps may be taken by the manager for effective monitoring of his staff। तो बुक पढ़ते हुए हमें ये वर्ड जहन में कहीं पे देखा था, वर्ड होते हैं ना बेटा, ये वर्ड कहीं पे देखा था हमने नोट्स पढ़ते हुए? कुछ पढ़ता है पहले? अच्छा, देखते हैं हम किधर है हमारे नोट्स, ये कौन से हैं? अच्छा, ये बुक ही है, नोट्स देखते हैं किधर गए किधर गए किधर गए, साथ साथ आपको बताते चले ना भैया कि कैसे हो गया है सारा कुछ। आगे चलते हैं आगे चलते हैं आगे चलते हैं। टाइम मैनेजमेंट, क्वेश्चनर, कोचिंग, मेंटोरिंग। सर टेक्निक्स। जी बिल्कुल, ये लाइन पढ़ें, ये लाइन, जी सर। ये लाइन जरा पढ़ें कि क्या ये टेक्निक फॉर इफेक्टिव मेंटोरिंग नहीं है? जी सर। अब आपको यहां से ये समझ आ जाना चाहिए कि जब वो क्वेश्चन बना रहा है तो भैया वो वर्डिंग को मोल्ड कैसे कर सकता है। अब ये देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा, इफेक्टिव मेंटरिंग ऑफ स्टेप्स मे बी टेकन बाय द मैनेजर फॉर इफेक्टिव मेंटोरिंग। कहीं पे उसने टेक्निक का वर्ड यूज नहीं किया। टेक्निक ऑफ मेंटोरिंग लिख लेता तो सिंपल हमें समझ आ जाती है क्या पूछ रहा है। उसने कहा कि स्टेप्स में बी टेकन बाय द मैनेजर फॉर इफेक्टिव मेंटोरिंग, तो वो हमें पता है कि भैया कौन कौन से स्टेप्स हैं, उसने हेडिंग के साथ प्रोड्यूस कर दिए हैं। ठीक हो गया, जी सर। यहां जी तक क्लियर सर। है, कुछ समझ आया हमें चीजें? जी। जी ओके, सर। मूव करते हैं, कोई अगली एग्जांपल ढूंढते हैं। ये एग्जांपल जो है वो उसमें से है जो हमने डिफरेंस देखा था, ये छोड़ दिया था इसको, ये हम लीडरशिप वाले चैप्टर में जाके डिटेल में देखेंगे। इसको छोड़ दें, आगे चलते हैं आगे चलते हैं आगे चलते हैं, चलें 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 मुसलमानों। अच्छा, ओके, आ जाते हैं। हाँ, मुझे ये बताएं कि जो हमने मैनेजमेंट की थ्योरीज पढ़ी थी उसमें फ्यूल की कितनी थ्योरियां थी? एक ही थी सर। हाँ, थ्योरी एक थी, फेयर की तो एक ही एक ही थी। थ्योरी थी। जो मैनेजमेंट के स्टेप्स थे जी सर। वो किसके थे? जो हमने 5 स्टेप्स पढ़े थे वो किस थ्योरिस्ट ने दिए थे? वो सर उसके टेलर के थे। ना बेटा, टेलर टेलर। ऐसी बात नहीं, टे, अरे मुसलमानों इस तरह टेलर की था बात नहीं। सर। फर्स्ट साइंटिस्ट था, वही था। 5 स्टेप्स, कुछ नजर आया इधर? जी सर। जी सर। जी सर। फेयर। तो ये बातें जहन में रखनी होती हैं। मैंने ये यहाँ पे इसलिए लिखा है, बुक की वर्डिंग इसलिए यूज किया है बेटा कि एग्जाम का बंदा बुक से वो बनाता है। अच्छा, पढ़ते हैं। वो कहता है कि भैया जी अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, नाम आ गया हेनरी फ्योल का, तो हमारे जहन में कौन कौन सी उसकी बातें आ जानी चाहिए। बीएमबीएस के अंदर हेनरी फ्योल ने कौन कौन सी थ्योरी दी हुई है पहले चैप्टर के अंदर, बताएं जरा, उसने क्या क्या बताया होगा? उसने स्टेप्स बताए और मैनेजमेंट। गुड मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल जी बताएं, सर। ऐसा? जी सर। और जी मैनेजमेंट की जो सर। डेफिनेशन है वो भी फ्योल की ही है, जो पहली पहली लाइन है वो फ्योल की है। ठीक है, जी सर। जी हाँ, तो वो शुरू में सर। बैठा हुआ है, ऐसे लगता है कि जिस तरह हमारे घर का अबू लगा हुआ है बीएमबीएस का, तो पहली लाइन ही सर उसी के नाम से टेलर ही लिखे। समझ रहे थे। जी सर। जी अच्छा, सर। ओके, पढ़ते हैं। जब हमने हेनरी फ्योल देखा तो हमें समझ आ गई कि भैया बुक के अंदर इसकी जो चीजें मौजूद हैं वो जहर है। आगे चलते हैं। वो कहता है according to Henry Ford, manager are delegated formal authorities within the organizational framework to enable them to perform the main function task of the management। वो कहता है कि फंक्शन और टास्क ऑफ द मैनेजमेंट डिस्कस, सबसे पहला वर्ड क्या गौर करना है, डिस्कस है वर्ड यहाँ पे, मतलब कोई हमने एग्जांपल नहीं देनी, ये तो क्लियर हो गया। जो बुक में लिखा है उसी को ही हम अपनी वर्डिंग में थोड़ा सा करके लिख देंगे। द मैनेजमेंट फंक्शन इन अ टिपिकल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एज इनिशिएटेड बाय द फ्योल। मैनेजमेंट के फंक्शन भला हमने कहीं पे पढ़े हैं? फ्योल हमें बताया मैनेजमेंट के फंक्शन क्या होते हैं। जी सर। क्या? सर वो उसके वो जो 14 प्रिंसिपल्स थे वही फंक्शंस नहीं थे उसके? नहीं बेटा, ऐसे तू क्या ना मारे यार, मैंने वहां पे 4 वर्ड लिख लिए थे, वो वही वर्ड ही यूज करेगा। वो फ्योल के 14 प्रिंसिपल पूछ लेगा, वो प्रिंसिपल ऑफ गुड मैनेजमेंट पूछ लेगा, वो फ्योल की क्या कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट पूछ सकता है, वो ऐसे नहीं करेगा।
मैंने एक चीज आपको बताई थी कि यहाँ पे ये जो चीजें फंक्शन के तौर पे यूज हुई हैं, आगे यही चीजें किस नाम से आई हुई हैं? एट द एंड हमने पढ़ा था एक चीज, यही 5 चीजें वहां पे थी और वो किसी और नाम के साथ आई हुई थी। वो सर उसमें था तो जो लास्ट टाइम हमने 3 पढ़ी थी। जी जी बिल्कुल, मुझे भी याद पड़ता है, क्या था जी वर्ड, क्या सर था? वही था हाँ जी जो जी था। वो था, वही मुझे पता है, वो वहीं पे ही था। जी सर वो वो उसी टाइम वहीं पे था, मैं इस चीज का गवाह हूं। वो था क्या भैया? वो थी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। एग्जैक्टली सर वो ही था। ज़हन जी में आ गई? सर। तो मैंने आपको ये जी सर। बताया था कि ये वाली जो खास तौर पे पैराग्राफ है ना, ये ज्यादा मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि वो कभी ये आपसे फंक्शन कह के पूछेगा, कभी ये आपसे स्टेप्स कह के पूछेगा, कभी वो आपसे एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कह के पूछेगा। तो भैया अब जब वो बात कर रहा है, यहां पर हमने देखा कि मैनेजमेंट की फंक्शन बात कर रहा है। अब फ्यूल की तो चीजें ही दो हैं हमारे लिए, तो मेन कंसर्न हेनरी फ्यूल है ना इस क्वेश्चन में फ्यूल की चीजें ही दो हैं, तो वो है 14 प्रिंसिपल या स्टेप्स, बस। इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। और 14 प्रिंसिपल इसमें हो ही नहीं सकता। वजह क्या है कि 14 प्रिंसिपल ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कोई फंक्शन है, ना ही कोई ऐसी चीज है, वो प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स कहा जाता है रूल्स को। रूल्स, फंक्शन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ऐसी चीज जिसको करना हो। फंक्शन से क्या मुराद है? कोई जो ऐसी ऐसी चीज जो कोई वर्क परफॉर्म करने को फंक्शन कहते हैं। एक्सेल में फंक्शन होता है, क्या होता है? वो कोई ना कोई चीज परफॉर्म करता है। टुडे फंक्शन क्या है? वो बताएगा कि आज का दिन क्या है। आप एक्सेल पे टुडे फंक्शन लिखेंगे, वो बता देगा आज तारीख क्या है, डेट इंसर्ट कर देगा। फंक्शन से मुरादी चीज होती है कोई एक्टिव चीज जहां पे काम करना हो। प्रिंसिपल जो है वो रूल्स हैं। तो लिहाजा मैनेजमेंट की दो चीजें हैं बेटा, एक उसकी थ्योरी क्या कहते हैं प्रिंसिपल की, और एक है स्टेप्स। सर जी बेटा। सर फंक्शन में फिर हम क्या लिखेंगे? एक दफा फिर बता दें, मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है इसमें। फंक्शन में क्या लिखेंगे? मैं भी चल रहा हूं, मैंने तो अभी बताया नहीं कि फंक्शन में क्या आना है। ओके ओके हाँ ओके। देख, अब ये वाला क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। वजह क्या है कि हमने बुक में से तो पढ़ा ही नहीं, हमने नोट्स में से पढ़ गया, और वहां पे जाके रोला डाल देते हैं कि आउट ऑफ द सिलेबस चीज आ गई है। भाई आई कैप ने कहा है कि बुक के अंदर जो लिखा है वो सिलेबस का पार्ट है, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल उसने दे दी है। तो भैया वो कहता है कि फंक्शन बताएं जो फ्योल ने बताए हैं। अब फ्योल ने तो दो चीजें बताई हैं, एक 14 प्रिंसिपल बताए हैं, एक उसने स्टेप्स बताए हैं। अब यहाँ पे आपने देखना, एग्जाम में आपको कुछ ना कुछ आइडिया होगा एग्जाम मार्क्स से। इसके 3 मार्क्स होंगे, फ्योल वाले के 6 मार्क्स होंगे, 14 प्रिंसिपल के 5 या 6 मार्क्स। तो वहां से थोड़ा सा अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन अभी आपको तैयारी के वक्त ही पता होना चाहिए कि अच्छी बात है कि फंक्शन और प्रोसेस सेम चीज उसने ली है। तो जो वो स्टेप्स बता रहा है वही फंक्शंस भी हैं। अब आपको ओके। समझ आई कि वो कैसे घुमाता है जी क्वेश्चन में सर। वर्डिंग को। जी क्यों मैं सर। कह रहा हूं कि स्टडी टेक्स्ट पढ़नी है आपने, आपने रोलर डालना ही जी आउट ऑफ द सर। सिलेबस है। जी लिहाजा सर। जो उसके 5 स्टेप्स थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग और कंट्रोलिंग, ये उसके क्या कहते हैं स्टेप्स भी हैं। वो स्टेप्स भी कह के पूछ सकता है, वो फंक्शन भी कह के पूछ सकता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कह के पूछ सकता है। ठीक हो गया? एग्जाम्पल क्लियर है? बाकी ये जी वाली चीजें सर। तो वही जी वाली हैं, इसके अंदर कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मैं जो समझाना चाह रहा जी हूँ ना वो सर। आप समझे, इसमें बाकी चीजें छोड़ें, आगे मूव करते हैं। ओके सर। चलते जाएं चलते जाएं चलते जाते हैं। ओके 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 ओके। State the important characteristics of Japanese companies illustrated by the William Ochi in the theory Z. theory Z थी क्या? वो जापानीज जी सर। कंपैरिजन था यूके और जापानीज। नहीं बेटा, थ्योरी जी कंपैरिजन नहीं था। मेन फीचर्स जो थे, उसकी जो फाइंडिंग्स थी जापानीज कंपनीज के ऊपर वो थ्योरीज थी, थ्योरी जी थी। अगर वो कहता है कि डिफरेंस करो उसका थ्योरी जी में और उसमें, तो आपने उन करेक्टरिस्टिक्स का और अमेरिकन कंपनी का डिफरेंस करना होगा। तो लिहाजा उसकी जो फाइंडिंग थी ना वो थ्योरी जी थी, डिफरेंस फाइंडिंग नहीं था उसका। उसकी फाइंडिंग क्या थी कि जापानीज कंपनी जो है वो क्यों ज्यादा सक्सेसफुल है, करेक्टरिस्टिक्स बताए थे। ठीक है? तो जी सर। जापानीज कंपनीज एज इलस्ट्रेटेड बाय विलियम ओची, थ्योरी जी द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ जापानीज कंपनीज। अब यहां पे आप सिर्फ अगर सीखना चाहते हैं इसके अंदर क्या है, वो ये वर्ड है,
आप ऊपर देखें और नीचे देखें, जी। पॉइंट्स नजर आ रहे हैं आपको? कहीं जी पे आपको सर। लग रहा है उसने अपनी रॉकेट साइंस शो की है? बाकी उसने वही चीजें अपनी वर्डिंग में लिख दी हैं, आप एज इट इज वही पॉइंट प्रोड्यूस करेंगे, आपने उसको साइंसदानी नहीं झाड़नी, सारा का सारा सेंस चेंज कर देते हैं आप। ठीक हो गया? जी सर। ओके। Yes, sir. जो यहाँ पे हमें जो, जी बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे इसमें। बिल्कुल, जो जापानीज कंपनीज जी के थे, सर। डिफरेंस उसका थ्योरी नहीं थी, वो हमने बाद में खुद जी बनाया था। सर। ठीक है, ओके ओके। उसने सिर्फ जापानीज कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, अमेरिकन वालों ने तो उसे कंपनी में घुसने ही नहीं दिया था भाई, तो वो कैसे बताता। आगे चलते हैं। इसमें जो चीज सीखने वाली है वो ये है कि वर्ड स्टेट के साथ आपने आंसर देखा, ये चीजें देखो। ठीक हो गया? आगे मूव करते हैं, चलते चलते हैं, चलते चलते हैं, चलते चलते हैं, और information role, decision making role, well related. The six characters are this below: manager, process, open ended workload, they are capable of doing a lot of work, blah blah, कुछ भी नहीं है, ये रहने दें। decision role वगैरह। okay, in each of the following situation, identify and briefly explain the managerial role at functional level as suggested by the Henry Mintzberg। आपने ये बताना है कि यहाँ पे रोल क्या है इन सिचुएशंस के अंदर। वो कहता है जमाल नूर फाइनेंस मैनेजर हैज बीन असाइंड द टास्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्कसिंग द प्रोस्पेक्टिव क्वार्टरली बजट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। नहीं जी, आपके स्कोप से भी आउट चीज है, क्योंकि ये लास्ट थ्योरी थी। मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को रोल याद है। रोल याद है बेटा आपको? सर नेम याद है। नेम याद है, उनके अंदर वाली चीजें आपको नहीं पता। सर नहीं। ये डिसेमिनेटर लग रहा है मुझे। डिसेमिनेटर नहीं बेटा, डिफरेंट डिपार्टमेंट के दरमियान में वो क्या कर रहा है, किधर गया? Jamal Noor, finance manager, has been assigned the task of understanding and discussing the prospective क्वार्टरली बजट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के साथ उसने कोऑर्डिनेट करके चीजों को डिस्कस करना है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के दरमियान उसने फिगर नहीं, उसने फिगर है। ब्रिज का काम करना है। ब्रिज का काम करना। ओ सोर्स, बिल्कुल सोर्स है। जी, बिल्कुल, यहाँ पे वो ब्रिज का काम कर रहा है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के अंदर। ये कौन जागा है एकदम? मुकद्दस की आवाज है। आगे चलते हैं। The board of director has approved the revised whistleblowing policy and has asked Hina Khan, HR manager, to communicate the revised policy to all employees of the company। यहाँ पे हिना खान जो है उसको कहा है कि आप एम्प्लॉयज को इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दें कि हमारी कंपनी ने पॉलिसी चेंज कर दी है। तो बेटा हमेशा आपने पहले इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करना है। ठीक हो गया? इडे रहन देनी तुसी अंग्रेज, आपने सबसे पहले उसे उर्दू में ट्रांसलेट करना है अपने माइंड के अंदर, तब आपने उसका आंसर ड्राफ्ट करना है। तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने हिना खान को कहा है कि हमने एक डिसीजन लिया है, इसको तमाम नीचे लोगों को कम्युनिकेट कर दो। तो ये कौन सा रोल है भाई? बिल्कुल, ये डिसेमिनेटर रोल है, जहां पे वो क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन स्प्रेड आउट कर रही है। सॉरी, अ प्रोजेक्ट मैनेजर हैज बीन सजेस्टेड ड्यू टू has been suspended due to disagreement among the project team members. Wasif Nias, administration manager, has been assigned the task to resolve the disagreement and get the project back on track। दो जगह पे उसने क्या करना है, एक क्या कहते हैं, a project has been suspended due to disagreement among project team members। एक प्रोजेक्ट के ऊपर एक टीम काम कर रही है, उसके मुख्तलिफ मेंबर्स के दरमियान में कोई कंफ्लिक्ट आ गया है और वो काम करना छोड़ दिए हैं। वासिफ नियाज को कहा गया कि इनका कंफ्लिक्ट रिजॉल्व करो। अब वो कंफ्लिक्ट रिजॉल्व करने गया है, बंदों को अपने आसपास बिठाया टेबल के ऊपर, वो उसकी बात भी सुन रहा है, वो उसकी बात भी सुन रहा है, उसका मसला उसको बता रहा है, उसका मसला उसको बता रहा है, बीच में अपनी थोड़ी। तो ये कौन सा रोल है? लीडर नहीं बेटा, लीडर तो होता है जो फैसला दे देता है। एंटरप्रेन्योर नहीं बेटा, इंटरप्रेन्योर रिस्क वाला मामला होता है। नेगोशिएटर है। निगोशिएशन का मतलब भी यही होता है कि भैया किसी से कुछ लो, किसी को कुछ दो और एक रीजनेबल एग्रीमेंट पे पहुंचो। ठीक हो गया? जी सर, तुक्के चल रहे। खैर है, यही तुक्के ही होते हैं। अभी तो आपका सिर्फ खुदा की बंदी, अभी आपकी 5 क्लासेस तो हुई नहीं, और 5 क्लासेस में आपको इतना याद है तो आई थिंक मोर देन इनफ याद है आपको। अभी तो इसका टेस्ट होना है, अभी तो इसके क्वेश्चन बनने हैं, फिर हमने टेस्ट रिवाइज करना है, उसके बाद इसकी रिवीजन क्लासेस होनी है।
फिर हमारे जी, दो सर। तीन बैच होने हैं, हमारा क्रैश बैच भी होना है, यस इस बैच सर। के बाद एक और बैच स्टार्ट होना है। आप सारों को अलाउ होगा, किसी भी बैच में आप बैठ के क्लास ले सकते हैं। जी तो सर। हाँ, तो आपकी तो अच्छी खासी रिवीजन होनी है। इतना भी हो रहा है तो ये मोर देन इनफ है, कम से कम तुक्के आपके लग तो रहे हैं, मेरे तो वो भी नहीं लगते होते थे। आगे चलते हैं। मुझे पता क्या होता था, खासतौर पे इंग्लिश के पेपर में, जो चीज ठीक लग रही होती थी वो हमेशा गलत होती थी। मेरा ये जी मसला सर। रहा है कि मुझे जो चीज ठीक लगती थी वो हमेशा गलत होती थी। आगे चलते हैं। टू अचीव हायर प्रॉफिटेबिलिटी, सानिया शाह हैज बीन गाइडिंग द डिपार्टमेंट हेड हाउ टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ देयर सबऑर्डिनेट। सानिया शाह जो है अपने, क्या कहते हैं उसको, जो डिपार्टमेंट का हेड है, लीडर। क्या नहीं कुछ नहीं। कुछ आपने कहा है, अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बता रही है कि हम अपने सबऑर्डिनेट को कैसे ऑर्गेनाइज करके और आगे लेके उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है? स्पोक्स पर्सन। ठीक है, किसी हद तक। दूसरा किसी को कोई ऑप्शन लग रहा हो? नहीं लग रहा अच्छा सर। अच्छा अच्छा, अब जरा देखते हैं रोल थे कौन कौन से इसके। आ जाए बुक में से रोल भी हमारे रिवाइज हो जाए ना साथ में। एक इसके अंदर थोड़ा सा ना हटके टॉपिक है और थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है। तो क्या था? फिगर हेड था, लीडर था, लाइजन था। ये तीन हो नहीं सकते। मॉनिटर नहीं हो सकता, डिसेमिनेटर नहीं हो सकता, स्पोक्स पर्सन हाँ किसी हद तक हो सकता है, इंटरप्रेन्योर ये भी हो सकता है। बेबी। आगे चलते हैं। डिस्टर्बेंस हैंडलर नहीं हो सकता, रिसोर्स एलोकेटर नहीं नहीं। हो सकता, निगोशिएटर नो। भी नहीं हो सकता। हमारे नो। पास दो ऑप्शन मौजूद हैं। अब देखते हैं क्या मुसलमानों, तुक्का लगाओ कि हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक रहा है। तो ये जवाब एंटरप्रेन्योर। आपके स्क्रीन के ऊपर मौजूद है और वो क्या है? सर मी एंटरप्रेन्योर। मैंने Look at सही this बताया था। person. ओहो। सर मैंने पहले सही बताया था। मैं कब से लीडर लीडर कह रही थी, सुन ही नहीं रहे थे आप। अच्छा, तो गालिब फरमाता है कि ये एज अ लीडरशिप रोल है कि लोगों को ट्रक की बत्ती के लीड। पीछे लगा के बेटा कैसे काम निकलवाना है। लोगों से काम अच्छा। निकलवाना काम ही लीडर का है भाई। सही। ठीक हो ठीक है गया ना? सर। तो लीडर का रोल है, लोगों से काम निकलवाया जा रहा है, एम्प्लॉय से उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। तो ये भैया क्लियर हो गया जी क्वेश्चन सर। का यस सेंस, सर। कैसे क्वेश्चन आ सकता है। दैट्स इट। आगे मूव करते हैं। एज अ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, दिस रोल मैनेजर इज ऑल। हाँ, एक और चीज आपने इसमें ध्यान में रखनी है। मैंने आपको एक बात की थी कि जब तक वर्ड एक्सप्लेन आ जाता है कहीं पर, तो वहां पे क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि वहाँ पे क्वेश्चन केस स्टडी बन गया। जी क्या सर। क्या 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 कह रहे थे आप? एग्जाम्पल भी लिखेंगे और सब कुछ यूज करेंगे, कॉमन सेंस। एक्सप्लेन की दो वर्ड चीजें। की। जी सर। एक्सप्लेन के आगे दो टाइप है, सिंपल एक्सप्लेन, एक्सप्लेन ब्रीफली। एग्जाम्पल नहीं देंगे ब्रीफली में इसमें और एग्जाम्पल एक्सप्लेन। नहीं देनी, इसमें एग्जाम्पल देनी जी है। सर। एक जी चीज। सर। दूसरे नंबर पे वर्ड जहां पे एक्सप्लेन होगा, दोनों के केस में एक चीज कॉमन है कि आपने उसको क्वेश्चन के साथ रिलेट करना है। कैसे? आ जाएं देखते हैं कि गालिब तो ऐसा भी लिख सकता था। गालिब यहाँ पे सिंपल लिख नहीं सकता था कि भैया जी ये लाइजन का रोल है, वन वर्ड आंसर दे सकता था गालिब यहाँ पर? जी सर। गालिब को क्या मौत पड़ गई, दो लाइनें लिखने बैठ गया? पता नहीं सर। हाँ जी, उसको ये मौत पड़ी कि उसने वर्ड एक्सप्लेन देख लिया था, जो कि हमें एग्जाम में मौत पड़ती है, हम नहीं देखते। तो भैया यही बात मैं आपको बता रहा हूं कि जब वर्ड एक्सप्लेन होगा तो देखिए, उसने द रोल ऑफ जमाल नूर इज दैट ऑफ लाइजन, उसने वर्ड जमाल नूर यूज किया। जमाल नूर किसका वर्ड है? क्वेश्चन की वर्डिंग है। तो वो यस आंसर सर। को क्वेश्चन के साथ रिलेट कर रहा है। तो वर्ड यहाँ पे एक्सप्लेन आए तो भैया दोनों के केस में, चाहे वो सिंपल एक्सप्लेन है या एक्सप्लेन ब्रीफली है, दोनों के केस में एक चीज कॉमन होगी और वो क्या होगी? आपने आंसर को क्वेश्चन के साथ रिलेट करना है। एम आई क्लियर? यस सर। ओके। यस अगर सर। सिंपल ब्रीफली एक्सप्लेन आ जाता है तो आपने एक्सप्लेन करना है, वन वर्ड आंसर नहीं चलेगा, लेकिन विदाउट एग्जांपल। सिंपल एक्सप्लेन आ जाता है तो आप एग्जांपल दे सकते हैं। हाँ, एग्जांपल का है जो आप दोनों में ले सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए बेहतर है कि आप अपना टाइम सेव करें। वर्ड एक्सप्लेन है आप लिख सकते हैं, ब्रीफली भी है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन आप अपना टाइम सेव करें भाई, क्यों उस पंगे में जा रहे हैं जब उसने रिक्वायरमेंट ही नहीं की। क्लियर है भैया?
जी सर। 5 बिल्डिंग ब्लॉक, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे हम, ये इसका टॉपिक ही नहीं था, यहाँ पर भाई साहब ने इतनी लंबी चौड़ी एग्जांपल दे दी। आगे चलते हैं। Carried out search into activities of manager and suggested that in reality role of manager in organization is different from that of planning, organizing, commanding, coordinating, suggesting the classical theories वगैरह, describe the interpersonal and informational role। बात क्या है? डिस्क्राइब। डिस्क्राइब से क्या मुराद है? थोड़ा बहुत आपने अपनी वर्डिंग यूज करनी है। इंटरपर्सनल और इंफॉर्मेशनल रोल को आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। ये कोई ऐसा नहीं है, इंफॉर्मेशनल रोल है ये, नथिंग इसमें नहीं चलते। आगे चलते हैं। ये क्या है? कंटीजेंसी थ्योरीज, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पीपल, वर्कफोर्स, रेलिवेंट नहीं, ये थोड़ा लेंथी है अभी आपके लिए, ओवरडोज हो जाएगा ये। प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है? सर डिफरेंट फीचर ऑफ क्लासिकल थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट इन प्रेजेंट डे बिहेवियर स्टडीज, अप्लाई साइंटिफिक टेक्निक ओवर नहीं, ये भी आपके स्कोप से बाहर की चीजें हैं। अच्छा, तो अब मुझे आपको बताया जाए, आप मुझे बताएं कि आज की क्लास का कोई फायदा हुआ? यस या सर। हम नैले के नैले ही हैं? आज हमें पता चला कुछ ना कुछ कि हम एग्जाम में क्या गलतियां करके आते हैं। जी सर। हाँ जी, यस सर। आज हमें पता चला कि स्टडी टेक्स्ट को पढ़ने का क्या फायदा है। यस सर। अभी नहीं चला, अभी मैं आपसे जब टेस्ट लूंगा, तब मैं जब आपके आंसर देखूंगा जो उसमें आपने शाहकार प्रोड्यूस किए होंगे, उसके ऊपर फिर यस हम बैठ के सर। बहस करेंगे कि क्या हम एक नई किताब लिखें या आई कैप को बैन कराएं। सर हम ठीक लिखते हैं जो लिखते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, आई कैप को बैन कराने का जी सोचते हैं। सर। आप फीमेल हैं, ऊपर से एक जी सीए स्टूडेंट, सर। ऊपर से फीमेल, आपसे बहस करना, भाई इतना दिमाग है किसके पास? चल